हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदी का पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 का हिंदी विषय का पाठ नीलकंठ, जिसकी विधा है निबंध और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बच्चों छायावादी युग की एक महान कवयित्री रही हैं, लेखिका रही हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ पशु पक्षी और जानवरों के ऊपर लिखी हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं, जो आपको पढ़नी चाहिए। इसमें से एक बहुत ही सुंदर कहानी नीलकंठ, जो कि एक मोर का नाम रखा हुआ है लेखिका ने, उसके ऊपर है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि आप ध्यान से देखेंगे। चलिए इस पाठ का सार हम पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। लिखित निबंध नीलकंठ पक्षियों के हृदय में मानवीय भावों की उपस्थिति को दर्शाता है। लेखिका ना चाहते हुए भी पक्षियों का सौदा करने वाले बड़े मियाँ की दुकान के सामने रुक जाती है। बड़े मियाँ बातों के धनी होने के कारण हर बार लेखिका को कोई न कोई जीव बेच देने में कामयाब हो जाते हैं। इस बार बड़े मियाँ ने लेखिका को 2 शिशु मोर पक्षी 35 रुपये में बेच दिए। लेखिका पहले उन्हें अपने कमरे में रखती है। घर के वातावरण से परिचित हो जाने के बाद उन्हें जाली के घर में पहुंचाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात कबूतर, बड़े खरगोश, छोटे खरगोश और तोते से होती है। नए पक्षियों के आने से सब में कौतूहल जागता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। लेखिका ने मोर का नामकरण नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा के रूप में किया। कुछ ही दिनों में वो दोनों जाली घर के अन्य सदस्यों के साथ घुल मिल गए। सभी उनके साथ खेलते और वे भी बड़ों की भांति अन्य सदस्यों का ख्याल रखते। एक दिन छोटे खरगोश को एक सांप ने मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने देखा तो सांप को अपनी चोंच से घायल कर उसे छुड़ाया। एक दिन लेखिका एक अन्य मोरनी को घर ले आई, जिसका नाम लेखिका ने कुब्जा रखा। कुब्जा के आते ही जाली घर का माहौल बदल गया। कुब्जा नीलकंठ के साथ रहने की कोशिश करती, लेकिन नीलकंठ उसे अपने पास नहीं आने देता। इसी क्रम में कुब्जा ने राधा के 2 अंडे भी तोड़ दिए। एक दिन अचानक नीलकंठ मृत पाया गया। लेखिका समझ गई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह अब क्या कर सकती थी। कुब्जा भी एक अल्सेशियन कुत्ती कजली से संघर्ष करती अपने प्राण त्याग देती है। राधा नीलकंठ का इंतजार करती बैठी रहती और बादलों के छा जाने पर अपने केका को तेज करके नीलकंठ को बुलाती रहती। तो बच्चों, ये कहानी है नीलकंठ, जो विस्तार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना, लेकिन इस पाठ के सार से भी आपको कहानी बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। इसमें जो कहानी है मुख्य रूप से एक मोर और मोरनी के ऊपर है। जो मोर है जिसका नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा होता है, और जो मोरनी है उसका नाम राधा। अब राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते थे और उनको अच्छा भी लगता था साथ रहना। लेकिन तभी क्या होता है, एक कुब्जा नाम की दूसरी एक मोरनी को खरीद कर ले आती है लेखिका। कुब्जा के आने से क्या होता है आपने पढ़ ही लिया पाठ में। तो उसके बाद राधा के अंडे वो कुब्जा तोड़ देती है, जिससे राधा उदास होने लग जाती है और नीलकंठ भी उदास होने लगता है। और इसी क्रम में नीलकंठ एक दिन उदासी में अपने प्राणों को त्याग देता है। कुब्जा को भी लास्ट में एक जो है कुतिया जो है वो खा जाती है। तो ये सब कहानी है, बड़ी मार्मिक है। और सच बताऊं, महादेवी वर्मा जी ने जितनी भी कहानियाँ पशु पक्षियों पर
या किसी जानवर पर, गाय पर, हिरन पर लिखी हैं, वो बहुत ही प्यारी हैं। ऐसी हैं, बिल्कुल संवेदनशील कहानियाँ हैं, बहुत मार्मिक हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपका हृदय एकदम से विद्वेलित हो जाएगा। एकदम से आप ऐसा लगेगा आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपको भी पशु पक्षियों से, जानवरों से प्रेम हो जाएगा। तो ये पाठ का सार हम बच्चों पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर देख लेते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ के जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं एक बार देख लेते हैं। जो निबंध से संबंधित प्रश्न हैं पहले उनको देख लेते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं पाठ के। तो पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी हमेशा मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो अभी हमने पढ़ा भी था पाठ के सार में भी, और आपकी पाठ्य पुस्तक में विस्तार से बताया हुआ है। उसके आधार पर इसका उत्तर होगा बच्चों कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत नववधु के समान हुआ। लक्का कबूतर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनका स्वागत हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, मतलब अच्छी लगती थी? तो उत्तर होगा बच्चों, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। पहला है, गर्दन को ऊंची करके इधर उधर देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना और पानी पीना। भंगिमा का अर्थ बच्चों यहाँ पर शरीर के हाव भाव। ठीक है ना। अगला है, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन में नृत्य करना। अगला है बच्चों, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। अगला प्रश्न बच्चों, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है बच्चों, इस आनंदोत्सव में रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीद लाई। लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर है, वसंत ऋतु में आम के पेड़ सुनहली मंजीरों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में बक जाते थे। तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर है कि जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा सबसे लड़ती रहती थी। वह केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी। अगर कोई और नीलकंठ के साथ खेलता तो वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही
खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं बढ़ती हैं। पहला, कि वह सतर्क था, वीर था और कुशल संरक्षक भी था। संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। चलो बच्चों, निबंध से आगे के कुछ प्रश्न है, उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो उत्तर होगा बच्चों, रेखा चित्र एक सीधी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। रेखा चित्र के भाव अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट का कोई स्थान नहीं होता। और रही बात अन्य रेखा चित्र पढ़ने की, तो वो आप स्वयं उसे ढूंढकर बच्चों पढ़ना। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं, तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ये तो देखना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए इस तरह से है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। प्रश्न है अगला, पुस्तकालय से ऐसी कहानियां, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हों। तो आपका जो स्कूल है उसके अंदर जो पुस्तकालय है, आप उसमें ऐसी पुस्तक ढूंढिए और ऐसी पुस्तकों को पढ़िए और आनंदित होइए। अगला प्रश्न है, जो अब आगे प्रश्न है बच्चों, ये अनुमान और कल्पना से पर आधारित हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनको। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं, मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से विविध या प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोरपंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो उत्तर होगा इसका, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के पंखों की चंद्रिकाएं दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करती फैल गई होंगी। यह दृश्य लेखिका को मयूर पंख के समान तरंगित होता हुआ लगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो उत्तर होगा कि मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। कुछ प्रश्न बच्चों भाषा से संबंधित, भाषा की बात में एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो चलिए बना लेते हैं। उत्तर में गंध से हैं सुगंध और दुर्गंध, रंग से बनेंगे रंगीला, रंगीन, फल से होंगे सफल और फलाहार, और ज्ञान से संबंधित जो शब्द हैं वो होंगे अज्ञान और विज्ञान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। योग से मतलब बच्चों जोड़ने से, दो शब्दों को जोड़ने से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के ए के मिलने से या हो गया है। ए आदि वर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जमा अ बराबर क। आपको मालूम ही है कि हर वर्ण के साथ एक स्वर जुड़ा होता है, तभी वो पूर्ण रूप से व्यंजन बनता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो का के नीचे बच्चों ये निशान बना है, इसे बोलते हैं हलंत, और इसका मतलब होता है ये क है आधा का। जब इसमें अ स्वर जुड़ जाता है तो संपूर्ण का बन जाता है। आ की मात्रा के चिन्ह, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये डंडा, ये आ की मात्रा है, से आप परिचित हैं
एक ही भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल जमा आकार बनेगा मंडलाकार। तो मंडल और आकार की संधि करने पर या जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी कि तोड़ने पर, विग्रह का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग करना या तोड़ना। मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। तो संधि विग्रह क्या है, उनको अलग अलग करके दिखाना। तो उत्तर में देख लेंगे, पहला शब्द है नीलाभ। तो नीलाभ को जब हम संधि विग्रह करेंगे तो नील जमा आभ। नवागंतुक का बच्चों बनाएंगे नव जमा आगंतुक। ठीक है, ये विग्रह वाले शब्दों की हमने संधि कर दी है, और आगे हम शब्दों को विग्रह कर लेते हैं सिंहासन की। सिंहासन यानी सिंह जमा आसन। मेघाच्छन, तो मेघ जमा आच्छन। आगे चलिए, कुछ करने को भी दे रखा है। एक प्रश्न है, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र बनाइए। तो बच्चों रेखा चित्र, आपने ये पाठ रेखा चित्र ही है, ऐसे ही एक कहानी आपको भी लिखनी है जिसमें एक व्यक्ति होना चाहिए, एक पशु और एक पक्षी। तो आप इसकी लिखने की स्वयं कोशिश करें, और हम यहाँ पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, जिसमें पाठ का सार और उसके प्रश्न उत्तर हम संपूर्ण पूरे कर चुके हैं। और बच्चों, आपको अगर हमारी इस तरह का जो प्रयास है पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह पाठ पढ़कर इसका लाभ उठा सकें और सीख सकें। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।